हाय हेलो नमस्कार दोस्तों। वेलकम बैक टू टीके क्विक सपोर्ट। तो दोस्तों होप आप अपना और अपने अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो दोस्तों टीके क्विक सपोर्ट में आज की कंटेंट जो है वो बहुत ही ख़ास है। आज हम आपको एक ऐसे डिज़ीज़ के बारे में बताने वाले हैं जिसने अपना एक बहुत ही डरावना रूप दिखाया है और इससे इन्फेक्ट होने वाले लोगों में से लगभग 90% लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। तो दोस्तों मैं बात कर रही हूँ वायरस जनरेटेड डिजीज़ इबोला की। ये एक बहुत ही रेयर डिजीज़ है जो ज़ायर इबोला वायरस से होती है। ये डिजीज़ यूँ तो डायरिया और फीवर जैसे सिम्टम्स ही शो करती है, लेकिन कभी जब बॉडी के अंदर और बाहर ब्लीडिंग का रीज़न बन जाती है तो ऑर्गन्स को डैमेज भी कर देती है। ऐसे में आप ये तो जान ही गए हैं कि इबोला एक लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ है। इस डिज़ीज़ को पहले इबोला हेमोग्राफिक फीवर भी कहा जाता था, लेकिन अब इसे इबोला वायरस के नाम से ही जाना जाता है। ये डिज़ीज़ वाइल्ड एनिमल्स से ट्रांसमिट होकर ह्यूमंस में आई और फिर ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन से स्प्रेड होने लगी। मोस्टली अफ्रीकन कंटिनेंट में ये डिज़ीज़ देखने को मिलती है, जो ह्यूमंस के अलावा मंकी, गोरिल्ला और चिंपैंजी को अफेक्ट करती है। इबोला वायरस को सबसे पहले साल 1976 में यानी कि 1976 में इबोला रिवर के नज़दीक डिस्कवर किया गया था, इसलिए इसे इबोला नाम दिया गया। और उसके बाद से ये वायरस अलग अलग टाइम पर ह्यूमंस को अफेक्ट कर रहा है और बहुत से अफ्रीकन कंट्रीज़ में इसका प्रकोप देखा गया है। और जब साल 2014 से 2016 के ड्यूरेशन में वेस्ट अफ्रीका में इबोला आउटब्रेक हुआ तो ये ह्यूमन में कुछ हफ्तों में ही तेज़ी से स्प्रेड होने लगा और कुछ महीनों में तो ये ग्लोबल एपिडेमिक बन गया। अफ्रीकन कंट्रीज़ में इबोला के स्प्रेड होने के ज़्यादा स्प्रेड होने के कई सारे रीजंस हैं, जैसे कि पॉपुलेशन ग्रोथ, फॉरेस्ट एरियाज़ में अतिक्रमण और वाइल्ड लाइफ से डायरेक्ट इंटरेक्शन। ये वायरस आखिर आया कहाँ से, ये अभी तक साइंटिस्ट को पता नहीं चल पाया, लेकिन उनके अनुसार ये वायरस एनिमल बॉर्न है जिनके सोर्स बैट्स, एप्स और मंकीज हो सकते हैं। इन्फेक्टेड एनिमल्स इस वायरसेस को कैरी करते हैं और इससे दूसरे एनिमल्स जैसे कि एप्स, मंकीज या फिर ह्यूमन बींग्स में ट्रांसमिट कर देते हैं। इबोला क्या है, किससे होता है और ये कहाँ से आया, भाई इसके बारे में तो हमने जान लिया। इसलिए अब आगे हमें ये जानना चाहिए कि इबोला स्प्रेड कैसे होता है। तो इबोला कोल्स, इन्फ्लुएंजा और मीज़ल्स जैसे मोस्ट कॉमन वायरसेस जैसे संक्रामक नहीं है। ये मंकी, चिंपैंजी और भी कुछ एनिमल्स हैं और बैट, इनके कांटेक्ट में आने से लोगों में ट्रांसफ़र होता है और उसके बाद आईज, नोज़ और माउथ के थ्रू एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट होता जाता है। बॉडी फ्लूइड्स में यूरिन, सलाइवा, स्वेट, बॉडी वेस्ट, वॉमिट, ब्रेस्ट मिल्क और सीमन आते हैं। इबोला से इन्फेक्टेड पर्सन के कपड़े, बेड, नीडल्स और मेडिकल इक्विपमेंट भी बॉडी फ्लूइड से कंटामिनेटेड होते हैं और इसलिए ये भी दूसरे पर्सन को बीमार बना सकते हैं। ब्रोकन स्किन में भी वायरस आसानी से एंटर हो सकता है। कंटामिनेटेड नीडल्स और सर्विसेज को टच करने से भी इबोला का इन्फेक्शन हो सकता है। ऐसे पर्सन के साथ सेक्सुअल कांटेक्ट बनाने से जो पर्सन इन्फेक्टेड है या जिसने इस बीमारी से रिकवर कर लिया है, उससे भी इबोला ट्रांसमिट हो सकता है। ये वायरसेस ड्राई सरफेसेस जैसे कि डोर, नॉब्स और काउंटर शेल्फ टॉप्स पर कई घंटों तक सरवाइव कर सकता है। रूम टेम्परेचर पर बॉडी फ्लूइड्स में ये वायरस कई दिनों तक सरवाइव कर सकता है। इसलिए क्लीनिंग और डिसइंफेक्शन का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। बीमार पर्सन का देखभाल करने वाले पर्सन को भी ये डिजीज़ हो सकता है और इस बीमारी से मरने वाले किसी पर्सन को बरी करने वाले पर्सन को भी ये वायरस अपने चपेट में ले सकता है। इबोला पेशेंट्स के क्लोज कांटेक्ट में रहने वाले हेल्थ वर्कर्स और फैमिली
या फ्रेंड सर्कल्स में इस इन्फेक्शन के चांसेस हाई होते हैं। इबोला स्प्रेड को लेकर के कुछ कन्फ्यूज़न भी अक्सर हो जाते हैं। इबोला वाटर, एयर और फूड से ट्रांसमिट नहीं होता है। और हाँ, ऐसा कोई भी इंसान इस डिजीज़ को ट्रांसमिट नहीं कर सकता जिसे इबोला तो है लेकिन कोई सिम्टम नहीं है। मस्कीटोज और अदर इंसेक्ट्स इस डिजीज़ को स्प्रेड नहीं करते। हाँ, लेकिन ऐसे कुछ वाइल्ड एनिमल्स मीट की हैंडलिंग और कंजम्पशन से इबोला इन्फेक्शन हो सकता है जो इबोला से इन्फेक्टेड हो। और अब जानते हैं इबोला डिजीज़ के सिम्टम्स के बारे में। इस वायरस के कांटेक्ट में आने के बाद इसके सिम्टम्स 2 से 21 दिनों के बीच कभी भी दिखाई दे सकते हैं, जो अक्सर एवरेज 8 से 10 दिनों में नज़र आ सकते हैं। इसके ये सिम्टम्स होते हैं: हेडेक, हाई फीवर, भूख की कमी, पेट दर्द, कमज़ोरी, जॉइंट और मसल पेन और सोर थ्रोट यानी कि गले में खराश। और जैसे जैसे ये डिजीज़ कॉम्प्लिकेटेड होती जाती है, आइज़, ईयर्स और नोज़ में ब्लीडिंग शुरू कर देती है और बॉडी के अंदर भी ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है। कुछ लोगों को वोमिट में भी ब्लड आ जाता है। तो ये एक रेयर डिजीज़ है लेकिन खतरनाक और जानलेवा ज़रूर है। इससे रिकवरी होने के लिए पेशेंट का गुड इम्यून रिस्पॉन्स होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए दोस्तों, अपने इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाए रखने के लिए एक हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करना जल्द से जल्द शुरू कर देना चाहिए। आइए अब आगे जानते हैं कि इबोला डिजीज़ का डायग्नोसिस कैसे करते हैं। इबोला डिजीज़ के जस्ट बाद आने वाले सिम्टम्स के बेस्ड पर ये डिजीज़ को डायग्नोस करना आसान नहीं होता है, क्योंकि फीवर, हेडेक और वीकनेस इसके स्पेसिफिक सिम्टम्स नहीं समझे जाते। और फिर ये सिम्टम्स तो मलेरिया, टाइफॉइड जैसी बीमारियों में भी आते हैं। इसलिए इबोला डायग्नोस के लिए इबोला के कई सिम्टम्स एक साथ होने चाहिए और अफेक्टेड पर्सन का इबोला एक्सपोजर भी होना चाहिए। यानी या तो वो पर्सन ऐसे किसी पेशेंट के कांटेक्ट में आया हो जो इबोला से इन्फेक्टेड हो, या जिसकी डेथ इबोला से हुई हो, या उसने ऐसे सिक पर्सन के कंटामिनेटेड सामानों को टच किया हो। अगर ऐसा हुआ हो तो इबोला को डायग्नोस करना पॉसिबल हो सकता है और ऐसे पर्सन के ब्लड सैंपल्स ले करके इन्फेक्शन को कंफर्म किया जाता है। पीसीआर यानी कि पॉलीमर चेन रिएक्शन इसके लिए यूज़ करने वाले मोस्ट कॉमन डायग्नोस्टिक मेथड्स में से एक है। और क्योंकि ये इबोला वायरस के लो लेवल्स को भी डिटेक्ट कर लेता है, इसलिए डॉक्टर को सिम्टम्स रिलेटेड सारी बातें आपको ज़रूर से बतानी चाहिए ताकि सही से डायग्नोस हो सके। और इबोला इन्फेक्शन की पॉसिबिलिटी लगने पर इबोला पेशेंट को तुरंत आइसोलेटेड हो जाना चाहिए ताकि उसके फैमिली मेम्बर्स सेफ रहें। डायग्नोसिस के बाद पर्टिकुलर एंटीबॉडीज के ज़रिए इलाज किया जाता है। इबोला अफेक्टेड एरियाज में इसकी वैक्सीन भी अवेलेबल है। चलिए अब जानते हैं आगे प्रिवेंशन के बारे में। तो इबोला वायरस वाले एरिया में रहते हुए या फिर कहीं ट्रैवल करते हुए इन सारी बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। इबोला इन्फेक्टेड पर्सन के ब्लड या बॉडी फ्लूइड्स के कांटेक्ट में आना अवॉइड करना चाहिए। साथ ही सिक पर्सन के जो सामान होते हैं उनके कांटेक्ट में भी नहीं आना चाहिए। बैट, मंकी और चिंपांजी के फ्लूइड से भी बचना चाहिए और इनके मीट से भी। इबोला आउटब्रेक एरिया में ट्रैवल करके घर लौटने वाले लोगों को अगले 21 दिन तक अपने हेल्थ को मॉनिटर करना चाहिए और अगर इबोला की सिम्टम्स नज़र आए तो तुरंत मेडिकल केयर लेनी चाहिए ताकि आप भी सुरक्षित बने रहें और आपके अपने भी। तो दोस्तों, इस तरह अब आप जान चुके हैं कि इबोला वायरस डिजीज़ क्या है, ये कहाँ, क्यों और कैसे होती है, कैसे इसका डायग्नोस होता है और कैसे इससे बचाव किया जा सकता है। तो फिर इन सारी बातों का ध्यान रखिए। लेकिन एक और ध्यान रखने वाली बात यह है कि हम अकेले अपना ध्यान रखने से कुछ नहीं कर सकते, इसे बाकी लोगों को भी बताना पड़ेगा। इसलिए सबसे पहला काम, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
और दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन पे लिख करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसे भी लगी प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए, क्योंकि हमें अच्छा लगता है। आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है, आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें और मोटिवेशन मिलता है, पावर मिलता है, ताकि हम और अच्छे से अच्छे वीडियोस आपके लिए बना के लाएं। तो चलिए, अब रखिए अपना बहुत सारा ख्याल, फिर हम मिलेंगे कुछ बहुत ही अच्छे से कंटेंट्स के साथ ओनली ऑन टी के क्विक सपोर्ट पर। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।